Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center and we are starting लक्ष्मीकांत पॉलिटी जो 6th एडिशन है हमारा, जो लेटेस्ट एडिशन है 6th एडिशन, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इसका चैप्टर नंबर 1 दैट इज जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। टोटल हमारी बुक में 80 चैप्टर्स हैं, 80 चैप्टर, और उसमें जो सबसे कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और मेजरली इसके अंदर 35 स्मॉल चैप्टर्स होंगे, कुछ बड़े चैप्टर हैं 12 के आसपास, बिग जो चैप्टर्स हैं जिसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो क्या बोल रहा था कि इंडिया था एक हमारा काफ़ी खुशहाल देश, किसे सोने की चिड़िया बोला जाता था, सोने की चिड़िया। अब सोने की चिड़िया क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बेस्ट थी, हमारा बिजनेस बेस्ट था और हम जो वर्क करते थे वो बेस्ट था। हमारे यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज थी जो वैसे सो कॉल्ड डेवलप नहीं थी बट दे वर डूइंग वेरी 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 वेल। तो इससे क्या हुआ कि कुछ आउटसाइडर्स जो थे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। ऑब्वियस सी बात है, उस समय जो फ्रेंच वगैरह थे या जो पुर्तगीज थे और उसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे, सब ने इंडिया में एंट्री लेने की कोशिश करी बट ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल देन फ्रेंच एंड पुर्तगीज। ये सारा हिस्ट्री का पार्ट है। तो सब कुछ सही था अंटिल कौन अराइव्ड? दीज अंग्रेज पीपल, यू अंग्रेज पीपल अराइव्ड इन इंडिया एंड तुमने इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। अंग्रेज़ों को क्या लगता था कि इंडिया क्या है, इंडिया बेकार देश है, और उनकी एक थ्योरी थी अंग्रेज़ों की, उस थ्योरी को वो बोलते थे वाइट्समैन बर्डन थ्योरी। वाइट्समैन बर्डन थ्योरी का मतलब क्या था कि जो गॉड होते हैं ना वो अच्छे लोगों को वाइट बना के भेजते हैं, सिविलाइज्ड बना के भेजते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं उनको वो ब्लैक बना के भेजते हैं। तो ये वाइट लोगों की जिम्मेदारी है कि हर ब्लैक को सिविलाइजेशन सिखाएं, ऐसा उनका रूल था। तो अब ये अंग्रेज जो हैं वो आ जाते हैं, किस फॉर्म में आते हैं? ये आते हैं एक कंपनी की फॉर्म में। कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। हम सब ने इसका नाम सुना होगा बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारे सीरियल्स में। सो इंडिया आए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश बेस्ड कंपनी थी। तो ये ब्रिटिश से परमिशन लेके आए थे, तारों के नीचे से नहीं आए थे, परमिशन लेके आए थे। ये हमारे बजरंगी भाईजान जैसे नहीं थे। 1600 में आते हैं एज ट्रेडर्स और ये लेके आते हैं क्वीन से रॉयल चार्टर। नाम याद रखना, रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर क्या था कि इनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गए थे यहाँ पर इंडिया के अंदर बिजनेस करने के। अब इंडिया के अंदर एक्सक्लूसिव राइट्स एक कंपनी को मिल गया है, इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी देख रखी थी। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके उन्होंने चीज़ें खंगालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा की। दीवानी राइट्स मतलब आप ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो यहाँ पे। और उसके अलावा जो बेस्ट जो चीज़ हुई, इनफैक्ट जो वर्स्ट चीज़ हुई थी, वो हुआ था कि इनको शाह आलम ने दीवानी राइट्स जब दिए थे मुगल एम्परर में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर इन 1964 विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, तो शाह आलम ने इनको दीवानी राइट्स दे दिए। इसमें उन्होंने उसे परमिशन दे दी अपनी करेंसी बनाने की, और इस करेंसी की वजह से आप ये देखो इंडिया पहली बार हार की तरफ जो था वो मुड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर कोई अपना करेंसी बना रहा है और लोग उसको मान रहे हैं तो गवर्नमेंट की वैल्यू क्या रही? सो इस दीवानी राइट से इंडिया के अंदर जो कंपनी का रूल था वो स्टार्ट हो गया। अब कंपनी का रूल था, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये आई कि इंस्टेड ऑफ कंपनी जो ऑफिसर्स थे दे स्टार्टेड गेटिंग रिच। अब कंपनी की बजाय ऑफिसर्स अमीर हो रहे थे। क्यों? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था करप्शन ऑफ कोर्स। करप्शन की वजह से जो ऑफिसर्स थे उनके पास इतना पैसा आने लग गया कि इनफैक्ट उसमें से कुछ लोग वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में से एक थे। अब कंपनी को चक्कर आ गया, कंपनी एकदम गोल गोल घूमने को तैयार कि हे भगवान
कंपनी परेशान। तो अब कंपनी ने क्या सोचा कि चलो जी ब्रिटिश चलते हैं और अपने यहाँ पे जाके ना क्वीन को ये सब बात बताते हैं कि भैया ये दिक्कत हो रही है। अब जो क्वीन थी, क्वीन को गुस्सा आ गया। क्वीन ने कहा कि इन लोगों को हमने भेजा था वहाँ बिजनेस करने के लिए, कुछ पैसा हमारे देश में आएगा, थोड़ी बहुत हमारी अमीरी और बढ़ेगी, ये तो और लॉस में आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसे रूल्स बनाने शुरू कर दिए जिसने कंपनी पे रेगुलेशंस लगानी स्टार्ट कर दी, यानी कि अब कंपनी पे रोक टोक लगाना स्टार्ट कर दिया। एंड दिस ऑल स्टार्टेड विद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हम सब कुछ आपकी बुक लक्ष्मीकांत के हिसाब से कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप सिर्फ एक रीडिंग दे देंगे, एक या दो रीडिंग, तो ये चैप्टर आपको 100% पक्का हो जाएगा और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। सो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। नाम ही रेगुलेटिंग था कि कंपनी को क्या करेंगे, रेगुलेट करने का काम करेंगे हम। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स कंपनी कर रही है और उस चीज को सेंट्रली एडमिनिस्टर करने का फैसला लिया, यानी कि यहाँ से जो था उन्होंने सेंट्रलाइजेशन का काम शुरू कर दिया था। सेंट्रलाइजेशन का काम मतलब जो पावर होगी वो लिमिटेड कर देंगे, किसी एक या दो इंसानों के बीच में, सब में नहीं बांटेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि जो उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन्हें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, और मुंबई, जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे वो उनके सबऑर्डिनेट्स बन गए। आप मतलब समझो, अगर मान लो ये इंडिया था तो उस समय जो इंडिया था वो किस हिसाब से डिवाइडेड था कि वहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग थी, मद्रास अलग थी और बंगाल प्रेसिडेंसी अलग थी। तो 3 गवर्नर्स हुआ करते थे उनके। पर अब जो गवर्नर था बंगाल का उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया, यानी कि उसको ऊपर रख दिया। और ये जो दोनों थे ये बन गए इसके सबऑर्डिनेट, यानी कि ये अब इसके अंडर काम करेंगे। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को ऑब्वियसली बात है ये बात बहुत ज्यादा पसंद तो आएगी नहीं। खैर, इसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ था वो हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ पे हम पॉलिटी देख रहे हैं मेजरली। सो गवर्नर ऑफ बंगाल फर्स्ट गवर्नर जनरल बने और इसके अंदर उन्होंने 4 मेंबर, यानी कि गवर्नर के अंडर अब 4 मेंबर काम कर रहे थे, 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी उन्होंने। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या कि वो सब काम धंधा देखेगी, सब कुछ कैसा चल रहा है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया, कब, 1774 में, और वहां पे एक चीफ जस्टिस और जो 3 जजेस थे वहां पे वो बिठाए गए। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने सब कुछ रेगुलेट करने का काम शुरू कर दिया। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंपनी के ऊपर आप एकदम से इतना सब कुछ प्रेशर डाल दोगे तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पसंद नहीं करेगी, और कंपनी ने इन सब चीज़ों को मानने से ऑलमोस्ट मना कर दिया था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, ये भी क्या करने की कोशिश कर रहे थे, इसमें भी कंट्रोल। अब देखो यहाँ पे जितने भी होंगे ना, 2 चीज़ें ही होंगी इसके बाद, कंट्रोल प्लस सेंट्रलाइजेशन, 2 चीज़ों की बात ये कर रहे हैं। सो पिट्स इंडिया एक्ट, नाम कैसे पड़ा इनका, देन पीएम, उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे विलियम पिट, उनके नाम पे ये पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब इस एक्ट में इन्होंने कंपनी के जो कमर्शियल पर्पस थे और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको कर दिया अलग। कमर्शियल कौन, जो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, पॉलिटिकल कौन, कंट्रोल से रिलेटेड। उन्होंने 2 चीजें डिफरेंशिएट कर दी। उन्होंने बोला कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो तो कमर्शियल को हैंडल करेंगे। तो कमर्शियल को कौन हैंडल कर रहा था, सी से कमर्शियल और सी से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वही कमर्शियल बोर्ड को हैंडल कर रहे थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल को हैंडल कर रहा था। तो पॉलिटिकल को कौन हैंडल कर रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो इस तरीके से उन्होंने डबल गवर्नमेंट सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया, यानी कि कमर्शियल अब कोई और देख रहा है, पॉलिटिकल कोई और देख रहा है, तो डबल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे क्या हो गया, स्टैब्लिश हो गया। अब जो कंपनीज की टेरिटरीज थी इंडिया में, फॉर द फर्स्ट टाइम वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ध्यान रखिएगा बेटा, 1784 में ही ब्रिटिश ने इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया था। वो कभी ये कहे कि जी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल चल रहा है, ना जी ना। 1784 में फर्स्ट टाइम जो इंडिया था उसको पोजेशन ऑफ ब्रिटिश बोला गया।
and this act gave supreme authority to British government to control community affairs in India. यानी कि अभी के बाद से ही जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश क्राउन था, वो इजीली हैंडल कर सकता था कंपनी के अफेयर्स को। फिर आता है आपका उसके बाद चार्टर्स एक्ट आता है। चार्टर एक्ट 1813 है इससे पहले, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई हमारी बुक में भी कवर नहीं है। मेन आता है अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब 1833 में उन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नर जनरल था ना बंगाल का, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हास्टिंग्स, बहुत बढ़िया। उसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ना, उनकी क्या सोच थी, अब ये याद कैसे रहेगा? पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इंडिया के जो गवर्नर जनरल होंगे वो बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया मतलब टिक टिक लगा दो। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे उनसे उनकी सारी पावर ले ली गई थी। अब ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, अब तक क्या हो रहा था? अब तक जो चल रहे थे वो चल रहे थे पॉलिसी पे सेंट्रलाइजेशन, कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होगा। बट इनकी थोड़ी सोच ऐसी थी कि हमें थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन भी करना चाहिए, यानी कि हमें थोड़ा सा पावर जो है वो बांटना भी चाहिए। ऑल्दो कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह क्या होंगे वो हम बाद में देखेंगे। अब जो इससे पहले लॉज बनाए गए थे प्रीवियस एक्ट में, वो नाउ रेगुलेशंस एंड न्यू लॉज अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट। यानी कि लॉ इससे पहले जो बनाए गए उसको रेगुलेशन बोला जाता था, और इसके बाद जो लॉ बनाए जाते थे उनको एक्ट बोला जाता था। अब जो कंपनी थी, कंपनी प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। यहाँ सिर्फ मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे, मतलब मोस्टली उनसे पॉलिटिकल पावर भी ले ली गई थी, मोस्टली उनसे कमर्शियल पावर भी ले ली गई थी, सिर्फ वो ब्रिटिश क्राउन के एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे। अब द लॉ ऑल्सो प्रपोज टू होल्ड open competition for selection of civil servants with Indians getting equal opportunity but was negated. अब यहाँ पर उन्होंने क्या बात करी थी कि जो सिविल सर्विसेज थी उस समय, जो सिविल सर्विसेज थी वो आप इंडियंस के लिए भी ओपन कर दें, क्योंकि उस समय जो बड़ी पोस्ट पे थे वो सिविल सर्विसेज पास करके आते थे। अब जब सिविल सर्विसेज वो पास करके आते थे तो ही वो इंडिया के अंदर बड़ी पोजीशन पे जाते थे, और वो क्या था, वो ब्रिटिशर्स को मेजरली मिलता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए वो चीज़ रिजर्व थी। पर उन्होंने क्या बोला कि इंडिया के लिए भी ओपन कंपटीशन कर लो, इंडिया भी सिविल सर्विसेज का पेपर दे सके ताकि वो भी आ सके। बट इस पॉइंट्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुद्दे उठे। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं पावर देनी चाहिए, ये इंडियंस तो हमारे जो गुलाम है, गुलाम को थोड़ी हम सर पे बिठाएंगे। तो ऐसा कुछ वहाँ पे बातें चली थी। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखो 1833 में जो बात हुई थी सिविल सर्विसेज की, उस समय सब कुछ निगेट कर दिया गया था। बट 1853 के एक्ट पे यानी कि 20 साल बाद फर्स्ट टाइम इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन की गई थी इंडियंस के लिए, और जो मकौले कमेटी थी वो इस बारे में फॉर्म करी गई 1854 में। अब देखो आप बोलोगे इतने क्यों भले हो गए ये लोग, क्यों इन्होंने इंडियंस के लिए ओपन कर दिया? क्योंकि आप ये देखो, जो ब्रिटिश के लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो आते थे, जो कंपनी की हेड पोजीशन होती थी, हेड एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे वो आते थे। अब वो जो लोग थे उनको बेसिकली वो किसके अंडर में काम करते थे? जो आपके कंपनी के ऑलरेडी हेड्स हैं, क्योंकि वो एक तरीके से उनको फेवर करते हैं। तो अब क्या था कि जो ये लोग थे, जो सिविल सर्विस हेड थे, वो बजाय ब्रिटिश के साथ होने के ये कंपनी के साथ थे, तो ये कंपनी के लॉयल हो रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को भी को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इसलिए इसको इंडियन के लिए ओपन कर दिया। अब यहाँ पे इस वजह से जो कंपनी का रूल था इसको एक्सटेंड कर दिया गया था एक अननोटिफाइड पीरियड तक, कि पता नहीं कंपनी कब तक रूल करेगी, कुछ नहीं बोला गया। फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जो मैंने आपको बोला था बेंटिक की जो शुरुआत थी, कि यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेशन जो था इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको स्टार्ट किया गया। अब आप देखो, अब तक जो वहाँ पे ब्रिटिश में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो सारे के सारे एडमिन कहाँ से होते थे? वो अंग्रेज ही थे, फॉरेनर्स थे। बट पहली बार फर्स्ट टाइम इन 1853 ये चीज़ इंडियन लोगों के लिए भी ओपन करी गई थी। यानी कि ऑफ 6 न्यू मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल,
जो 4 थे उसको अपॉइंट किया जाता था फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। यानी कि 4 लोग जो थे अब वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाते थे। कहाँ कहाँ से? मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से। ऑल्दो ये सिर्फ नाम के ही राइट से, इनको कोई ऐसा बीच में बोलने की इजाजत नहीं थी, उनके कोई पॉइंट्स नहीं माने जाते थे, पर हाँ रिप्रेजेंटेशन जो था वो दिया गया। सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट कौन जाने वक्त कब करवट ले और फिर आता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। हम इसे रिवोल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे लिए ये पहली आज़ादी की लड़ाई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारे लिए था। बट जो ब्रिटिशर्स थे इसको सिपॉय म्यूटनी बोलते हैं, सिपॉय म्यूटनी यानी कि सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। बहुत सारे रीजन थे इसके, दैट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 आता है। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 ने कंपनी को हिला के रख दिया, क्राउन को हिला के रख दिया, पूरे इंग्लैंड को हिला के रख दिया। यानी कि बस ये सोचो कि कुछ इंचेस का फर्क रह गया था ब्रिटिशर्स का यहाँ पे छोड़ के जाने को। सो ये रिवोल्ट हमारा फॉर सम रीजंस फेल हो गया और उसके तुरंत बाद वो लेके आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इस एक्ट को उन्होंने बोला गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन द वेक ऑफ 1857 रिवॉल्ट। अब गुड गवर्नमेंट क्या, अच्छी गवर्नमेंट क्या, कि उन्होंने बोला अच्छी गवर्नमेंट मतलब इंडिया के लिए अच्छा काम करेंगे, आपको हम राइट्स देंगे डिफरेंट, और हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम आपको डेवलपमेंट देंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बोली गई, कुछ नाम चेंज किए गए, बट सब कुछ ये सीमित किस में था? बुक्स तक ही सीमित था। रियल लाइफ में हमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला। अब जो गवर्नर जनरल थे उनको चेंज करके वाइस रॉय बना दिया गया, और फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे इंडिया के? लॉर्ड कैनिंग। ऐसे सवाल कई बार पूछ लेते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। डबल गवर्नमेंट को जो था वो अबॉलिश कर दिया गया इंडिया में, और सब कुछ अब टोटल जो कंट्रोल था वाज इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, यानी कि क्वीन के कंट्रोल में था। यानी कि एक तरीके से दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। अब उसके अलावा एक जो पोस्ट थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ऑफिस वाज एस्टैब्लिश्ड। सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया इस ऑफिस को बनाया गया, who was the member of British cabinet and responsible to the British Parliament। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बेसिकली काम क्या था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने वो रिस्पॉन्सिबल होगा किन चीज़ों से रिलेटेड, जो भी इंडियन मैटर्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनकी, या जो भी सब चीज़ें होंगी, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट पे। अब a 15-member council was formed to assist the Secretary of State, of which he was the chairman। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस काम में असिस्टेंस देने के लिए 15 मेंबर की जो थी वो काउंसिल बनाई गई, और 15 मेंबर की काउंसिल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो हेड था। मतलब काफ़ी सारी पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दी गई थी, पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था किसका? ये ब्रिटिश का ही था। फिर आया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब देखो जो इंडियंस थे पहले उनको काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो गया था, हमने देखा, बट अब जो इंडियंस थे दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन एक्सपैंडेड काउंसिल, यानी कि काउंसिल में उनको एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थी अब उनको जगह मिल गई, यानी कि अब उनको बोलने की, अपनी बात रखने की थोड़ी बहुत इजाज़त थी। सो इन 1862 जो 3 इंडियन थे, कौन कौन से? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, उनको नॉमिनेट किया जाता है कि वो एक्सपेंडेड काउंसिल का हिस्सा बनेंगे। ये याद रखना आप, राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। अब जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी मद्रास और बॉम्बे की उसको वापस दे दी गई थी, क्योंकि हम हिस्ट्री में देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा वगड़ा हो गया था, तो उन्होंने वो पावर वापस कर दी। अब नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर्म करी गई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में 1866, पंजाब में 1897 और बंगाल में 1862। यानी कि अब ये देखो, पहले वो सेंट्रलाइजेशन कर रहे थे, बट धीरे धीरे अब हमको यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है कि पावर जो है अब डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो गई है। पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट करा 1859 में,
A member of council was made in charge of one or more department and can issue orders to the department. कि एक मेंबर होगा काउंसिल का जो इंचार्ज होगा और कैन इशू ऑर्डर्स टू द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे पाएगा. इमरजेंसी में वाइसरॉय कैन पास ऑर्डर्स विदाउट कंसर्न ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. द लाइफ ऑफ सच वाज 6 months. अब इमरजेंसी में क्या होगा कि जो वाइसरॉय है अगर उसको कोई रूल या ऑर्डिनेंस वगैरह पास करना है तो वो पास कर सकता है अगर उसको लग रहा है बहुत इमरजेंसी है, और पर वो जो रहेगा इमरजेंसी प्रोविजन वो 6 months तक ही रहेगा. देखो यहीं से ही हमने आइडिया लिया है अपने अब के इमरजेंसी प्रोविजंस का. जो राइट नाउ इंडिया के इमरजेंसी प्रोविजंस है सेक्शन 352, 356 एंड 360. तो कुछ कुछ हमने आइडिया यहीं से लेना स्टार्ट किया है. अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंक्रीज कर दिए जो अनऑफिशियल मेंबर्स थे स्टेट में भी और स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेंट्रल में भी. अनऑफिशियल मेंबर्स किसकी बात कर रहे हैं? जो इंडियन अनऑफिशियल मेंबर्स थे, जो भारतीय थे, उनकी गिनती यहाँ पे बढ़ाने की बात कर दी. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन भी इंक्रीज कर दिया गया. बजट डिस्कशन एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव वर एडेड. जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, अनऑफिशियल मेंबर थे इंडिया के, वो बजट डिस्कशन कर सकते थे और क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते थे. ये सब कुछ ऐड किया गया. अब जो इलेक्शन थे नॉन ऑफिशियल मेंबर के, ये इंट्रोड्यूस किए गए इन अ लिमिटेड मैनर, एंड नहीं आएगा, इन अ लिमिटेड मैनर. लिमिटेड मैनर में उनके इलेक्शन जो थे वो स्टार्ट किए गए. अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं. देखो जो रिफॉर्म्स है ना, ये ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बट इंडिया के अंदर कुछ खास प्रभाव उसका पड़ नहीं रहा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है. आप किताबों में कुछ लिख लो बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, तो यू कैन नॉट लिटरली से दैट इट इज वेरी गुड. अब ये थे कौन? तो लॉर्ड मॉर्ले, ये वाइसरॉय थे उस समय, और मिंटो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. हमने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते थे इंडिया को. सो लॉर्ड मॉर्ले एंड जो वाइसरॉय थे, और मिंटो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे. इसमें क्या किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, कि जो साइज था सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो 16 से 60 कर दिया सेंटर में, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन. वापस से आप ये देखो कितना तेजी से बढ़ाया गया. 16 मेंबर होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया. लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन थे? जो डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे. Official majority in center was kept but allowed provinces to have non-official majority. अब जो official majority थी, यानी कि जो लोग ऑफिस की पोजीशन होल्ड करते थे, मेजर पोजीशंस, वो सेंटर में रखी गई, बट नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो प्रोविंसेस में रखी गई. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस बढ़ा दिए गए. इंडियंस वर एडेड टू वाइसरॉयज एंड गवर्नर्स काउंसिल. जो भारतीय थे उनको वाइसरॉय और गवर्नर काउंसिल में ऐड किया गया. इसमें जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, वो फर्स्ट थे जिन्होंने ज्वाइन किया था वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इन्होंने सिविल सर्विसेज का पेपर निकाला था उस समय, अब से भी ज़्यादा टफ था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ऐड किया गया था वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए गए. बेटा यहीं से खत्म होनी शुरू हो गई हमारी कम्युनल हार्मनी. ऑलरेडी बहुत कम थी, बट ब्रिटिशर्स को क्या हाथ लग गया था? बेटा ब्रिटिशर को हाथ लग गई सोने की चिड़िया. उन्होंने देखा कि मुस्लिम्स एंड हिंदू की कभी नहीं बनती, या डिफरेंट कास्ट है इस इंडिया के अंदर, जिसका ही गलत इस्तेमाल करके वो इतने ऊपर पहुंचे थे. इनमें आग लगा दो, इनके बीच में लड़ाई करवा दो, और उसके लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया. यानी कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम्स को वोट कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके सिस्टम जो था सेपरेट इलेक्टोरेट का वो बना दिया गया. यानी कि ओनली मुस्लिम वोटर्स कैन विल इलेक्ट मुस्लिम मेंबर टू काउंसिल. तो लीगलाइज कम्युनिज्म एंड जो लॉर्ड मिंटो थे वाज कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. तो इन्होंने एक तरीके से जो कम्युनिज्म था, जो भारत की कमजोरी थी, उसको क्या कर दिया? उसको इन्होंने लीगलाइज कर दिया. तो इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो थे ना, बहुत भयानक दिमाग लगाया था इन्होंने. इसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है.
अब सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होने लग गया, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, यूनिवर्सिटी, जमींदार, इन सबको भी ऐड किया गया था जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनमें। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इट वाज ऑलमोस्ट अ फेलियर। क्यों? क्योंकि वो नए नए एक्ट बना के लाते थे, हम कुछ मानते ही नहीं थे। हम मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो लोग थे। अब 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन टू हैव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। उन्होंने क्या बोला कि वो इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब जवाबदेह गवर्नमेंट। उन्होंने बोला इंडिया ने अपने इतिहास में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं देखी होगी। अब तक जितने भी लोगों ने इन पे रूल किया, इन लोगों पे रूल किया, किसी भी गवर्नमेंट की कोई जवाबदेही नहीं थी। पर हम ब्रिटिशर्स तुम्हें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे रहे हैं। एंड इसको मॉन्टे केम्सफॉर्म रिफॉर्म्स भी कहते हैं। अब जो मॉन्टेक थे वो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और केम्सफोर्ड जो थे उस समय वाइसरॉय थे। सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बनाए गए। जैसे अब लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो यहाँ पर भी उन्होंने सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाए कि सेंट्रल लेवल पे कौन रूल बनाएगा, प्रोविंशियल पे कौन। यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया डायरकी। डायरकी मतलब डबल रूल बाय विच प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड to be administrative by governor with the aid of minister responsible and reserved, and जो reserved थे to be administered by governor and his executive council not responsible to the legislature। डायरकी मतलब एक तरीके से डबल रूल, यानी कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे वो उनको डिवाइड किया गया इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सेंट्रल में नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ प्रोविंशियल में बात कर रहे हैं। तो प्रोविंशियल में जो भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते थे उसको दो में डिवाइड कर दिया। एक रखा ट्रांसफर्ड और दूसरा रखा इन्होंने आपका रिजर्व्ड। अब जो ट्रांसफर्ड था उसको गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा और जो भी मिनिस्टर होंगे काउंसिल में उसकी हेल्प से। रिजर्व में क्या करेगा, ये सिर्फ गवर्नर की जिम्मेदारी होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बट इट वॉज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। कुछ समझ में ही नहीं आया लोगों को, भैया बात क्या कर रहे हो आप। अब बाइकैमरलिज्म लेके आए। बाइकैमरलिज्म मतलब इट वाज इंट्रोड्यूस एज अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी कि जो दो हाउसेस थे, टू हाउसेस लेके आए थे। अब देखो टू हाउसेस ये लेके आए थे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं लाए थे। तो दिस वाज बाइकैमरलिज्म, जिसमें लोगों को इलेक्ट किया जाएगा बाय द डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस। ये सब 1919 में वो बात कर रहे हैं। अब देखो इतनी सारी बात जो आपने देखी, इसमें कई सारी बात इन्होंने बहुत बढ़िया करी थी, क्योंकि बैकग्राउंड में एक तबाही मच गई थी। गांधी जी आ गए थे। अब गांधी जी से ब्रिटिशर्स की बहुत हालत खराब होती थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था जी गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या करा, लिटरली चने चबवा दिए। तो उन्हें लगा था कि भाई साहब ये बंदा अगर आ गया और बैकग्राउंड में गांधी जी ने अभी कर भी दिया था सत्याग्रह वत्याग्रह, तो इनकी हालत खराब थी। तो उन्होंने सोचा भैया अपनी साइड करो जितने लोग हो सके। सो अब इसमें और चीज़ें क्या ऐड हुई, जो 1919 का ही एक्ट है कि जो 3 आउट ऑफ 6 मेंबर थे वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो इंडियंस रखेंगे हम। यानी कि जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें कितने मेंबर थे, 6, तो 3 इंडियन 3 बाहर के। इतना ज़्यादा 50% रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को। अब जो उन्होंने सोचा कि भाई आग लगा तो दी है हमने मुस्लिम्स में, और लोगों में भी डायरेक्ट बांट दो। तो कम्युनल इलेक्टोरेट को 6 में भी डिवाइड कर दिया, क्रिश्चियंस में भी डिवाइड कर दिया। यानी कि डिवाइड एंड रूल, भैया जो हमारा मेन मकसद है उसी पे वर्क करो ना। इन 1926 उसने इस्टेब्लिश किया एक पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स, जो उन्होंने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन CPSC, जैसे UPSC होता है, तो उसमें वो लोगों को रिक्रूट करते थे एज ए सिविल सर्वेंट। अब बजट जो था प्रोविंसेस का वो सेपरेट किया गया सेंट्रल से, यानी कि सेंटर का बजट अलग होगा और जो प्रोविंसेस यानी कि उस समय जो स्टेट्स वगैरह होते थे उनका अपना बजट होगा, तो वो अपना बजट इनैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपॉइंट किया स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट्स इज वर्किंग आफ्टर 10 years, कि इतना जो सब हमने काम किया, इतना जो सब हमने डिसाइड किया, हमें 10 साल बाद रिपोर्ट दो। अब देखो 10 साल ये चीज़ें चली ही नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में
गांधी जी जो थे उन्होंने इतनी सारी चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर दी थी, क्योंकि ही वॉज अ वेरी ग्रेट लीडर। उनको पता था कि ऐसे सब चीज़ें मैनेज करनी है, तो बहुत तबाही मच रखी थी। तो 10 साल के आप ये समझो 8 साल के बाद ही 1927 में वो साइमन कमीशन को बुलाते हैं और वो कहते हैं भैया इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना दो, इंडिया के लिए वर्क करो। 1930 में आना था तुम्हें, सॉरी 1929 में, बट पहले आ जाओ भाई 2 साल। तो 2 ईयर बिफोर शेड्यूल जो 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन था उसको बुलाया गया। इसके हेड थे सर जॉन साइमन, कि जो भी भाई फाइंडिंग्स वगैरह मिल रही है सब देखो। इसके खिलाफ थे इंडियंस बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप ये देखो प्लेटफॉर्म पे ही वो खड़े हो गए थे, गो साइमन गो बैक। तो उस समय जो हमारे लाला लाजपत राय जी थे उनके साथ ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बेटा ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इतनी बदसलूकी से, लाठियों से, बहुत बुरी तरीके से उस भीड़ ने लाला लाजपत राय जी पे अटैक किया एंड लाला लाजपत राय जी हमारे देश के लिए शहीद हो गए। सो जो जॉन साइमन था उसको इंट्रोड्यूस करनी थी रिपोर्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग, एज इट वॉज ऑल ब्रिटिश कमीशन, पूरे के पूरे इसमें ब्रिटिश लोग थे। तो सारी की सारी जो पार्टीज थी ना, मेजरली यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो वर्क करी थी उसने इसको बॉयकॉट कर दिया कि हम तो नहीं मान रहे। अब बहुत सारे रिफॉर्म्स थे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए अपने रिपोर्ट में 1930 में, जो कि मेजरली हिस्ट्री का चैप्टर है। जैसे कि डायरकी को अबॉलिश कर दिया, उन्होंने कहा ना जिना ये ना चल रहा। एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस, बहुत सारी बातें करी गई बट हमने मानी नहीं। तो उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज रखी गई एंड वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो थे वो प्रिपेयर किए गए, बट कुछ इनका बहुत ज़्यादा मेजरली फ़ायदा हमें नहीं दिखा। अब देखो यहाँ पे बात आती है कम्युनल अवार्ड की। अब कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वापस से जो कम्युनल हार्मनी को खराब करो इंडिया में। ब्रिटिशर्स का यही एक फंडा बचा था, उन्हें और कुछ समझ नहीं आता था, तो कम्युनल हार्मनी तो को डिस्टर्ब, ऑब्वियस सी बात है। इन अगस्त 1932 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था उसको एक्सटेंड किया गया टू अदर माइनॉरिटीज एज वेल, जो उस समय मुस्लिम, सिख्स वगैरह को देते थे, और माइनॉरिटीज पर उन्हें रखा। कम्युनल अवार्ड इस समय जो थे रैमसे मैकडोनाल्ड पीएम ऑफ ब्रिटेन थे, इसीलिए उन्हें कम्युनल अवार्ड का हेड भी बोला जाता है कि कम्युनल अवार्ड वो लेके आए। अब गांधी जी जो थे उस समय ही वेंट ऑन फास्ट ओवर येड़ावाड़ा जेल पूना एंड हेंस पूना पैक्ट वाज इनेक्टेड गिविंग रिजर्व क्लासेस टू हिंदू डिप्रेस्ड क्लास एंड देन हेंस हिंदू इलेक्टोरेट वाज सेव्ड। गांधी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमारी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हुई, अगर ये चीज डिस्टर्ब हो गई ना तो देश खत्म है। तो उस समय वो जेल में थे, येड़ावाड़ा जेल में थे, वो फास्ट पे चले गए। बट अब दिक्कत क्या आ रही थी कि बैकग्राउंड में जो अंबेडकर जी थे, डॉक्टर BR अंबेडकर जी, वो क्या चाहते थे कि जो शेड्यूल कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिले। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था शेड्यूल कास्ट की उस समय बिल्कुल अच्छी हालत नहीं है, तो कम्युनल अवार्ड चाहे ना हो बट इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसी पे पूना पैक्ट बना था। गांधी जी एग्री हो गए थे कि जो डिप्रेस्ड क्लास थी उस समय इन्होंने शेड्यूल कास्ट को हरिजन नाम से संबोधित किया गया था कि ये सब भगवान के बंदे। तो हिंदू इलेक्टोरेट जो था वो बच गया, यानी कि अकेले हिंदू में ही आप इतने सारे डिवाइडर कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा देश के पास। तो यहाँ पे पूना पैक्ट साइन होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स इन हिस्ट्री इन पॉलिटी एवर, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। इसके अंदर 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे, 321 सेक्शन 10 शेड्यूल। अब जो पावर थी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वाज डिवाइडेड बाय फेडरलिस्ट एंड प्रोविंशियलिस्ट। अब जो पावर थी वो डिवाइड कर दी गई, किसमें? सेंटर में, स्टेट में, और एक और लिस्ट आई थी दैट वाज कॉन्करेंट लिस्ट। अब सेंटर ने अपने पास कितने रखे? सेंटर को उन्होंने फेडरल लिस्ट बोला था, उन्होंने रखे 59 आइटम्स, स्टेट ने रखे 54 आइटम्स, और कॉन्करेंट जिसपे दोनों ही रूल्स बना सकते थे वो कॉन्करेंट में रखे, और रेजिडुअरी पावर्स, बची हुई पावर वाइसरॉय के हाथ में रखी गई। जो डायरकी थी प्रोविंसेस में उसको हटाया गया, बट सेंटर पे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया।
बट फिर भी वो ऑपरेशन में कभी भी नहीं आ पाया। बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस इन 11 प्रोविंसेस। देखो बाइकैमरलिज्म सेंटर में तो हम पहले ही ला चुके थे, यानी कि जिसको हम आज लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं, बट उसके अलावा हम 11 प्रोविंसेस में भी इसको लेके आए, पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी उन पे। और उसके अलावा जो प्रिंसिपल था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, उसको भी एक्सटेंड किया हमने। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को ख़त्म कर दिया गया। 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को राइट टू वोट दिया गया। बेटा देखो सिर्फ 10%। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ही। प्रोवाइडेड फॉर फेडरल सर्विस कमीशन, जो FSC यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे सर्विस कमीशन थी, उसके अलावा प्रोविंशियल सर्विस कमीशन यानी कि जिसको आज हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, वो भी आया। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन? जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स जो थे वो बना सकते थे एक साथ मिलके। उसके अलावा स्टैब्लिश किया गया फेडरल कोर्ट 1937 में। सो काफ़ी सारे चीज़ें आई। फिर उसके बाद लास्ट एक्ट आता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, क्योंकि बैकग्राउंड में वापस से बहुत सारी चीज़ें हुई और लास्ट में ब्रिटिशर्स को एक तरीके से अग्री होना पड़ा था इंडिया को आज़ाद करने के लिए। तो फरवरी 20, 1947 को जो उस समय ब्रिटिश के PM थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिया में 30 जून 1948 को ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। अब 3 जून 1947 को इंडिया का पार्टीशन प्लान इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड माउंटबेटन, जिसको माउंटबेटन प्लान कहते थे। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग हो जाना चाहिए, और अलग हो भी गया था। बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें चल रही थी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे। सो ये सब हिस्ट्री का पार्ट है हमारा। पॉलिटी में सिंपल हम ये देखते हैं कि 3 जून 1947 को ये प्लान आया। अब 15 अगस्त 1947 को इंडिया को एक सवरेन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री जो था वो घोषित कर दिया गया। सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स, टाइटल्स, एक्ट्स वो एबॉलिश हो गए। 2 न्यू कंट्री फॉर्म होती है, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये देखो 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, पर हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो उस समय हम एज अ डोमिनियन ही वर्क कर रहे थे। डोमिनियन क्या होता है कि ब्रिटिश का ही रूल चल रहा था, और डोमिनियन में जो बैकग्राउंड में चल रहा था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक हम इसके हिसाब से ही चले थे। तो 2 नई कंट्री फॉर्म हुई, इंडिया और पाकिस्तान। और उसके अलावा इट प्रोवाइडेड द गवर्नेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बाय GOE एक्ट 1935, बट डोमिनियंस कैन मॉडिफाई द एक्ट। पर अब जब उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो डोमिनियन स्टेटस जो है वो खत्म हो जाएगा। डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है कि कोई और कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस लग रहे थे जो उन्होंने हमारे लिए बनाए थे, तो वो खत्म हो जाएंगे। अब प्रिंसली स्टेट्स को भी फ्रीडम मिल गई कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को। सो अब इसके अलावा जो ये सारी की सारी चीज़ें थी बैकग्राउंड में अब फिनिश हो गई। अब इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है कब? 15 अगस्त 1947 को। बट मेजरली उसकी जो अपनी पावर होती है वो उसको कब मिली? वो मिली उसको 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हो गया। अब इसको आप लक्ष्मीकांत बुक से रीड कर सकते हैं एक बार। काफ़ी सारी मेजर चीज़ें हमने देख ली। उसमें एक आपको टेबल दे रखी है इंटरिम गवर्नमेंट की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ के देख लेना। पर वो जो टेबल दे रखी है आपको, दैट वाज फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, बेटा दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर देना कि जो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको कौन कौन से पोर्टफोलियो मिले, यानी कि उनको मतलब PM मिला, एक्सटर्नल अफेयर्स मिला, कम्युनल रिलेशन मिला। फिर वल्लभ भाई पटेल जी जो थे उनको होम मिनिस्ट्री मिली, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऐसा कुछ करके आपको करीब आप ये देखिए 14 लोग थे जो उनके बारे में आपको दे रखा है। तो वो आपको क्रैम करनी है, बिल्कुल लर्न कर लेनी है, क्योंकि वो कई बार हमें एग्जाम में ऑप्शंस में देखने को मिल जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हमारा लक्ष्मीकांत। अब इसके अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप उसको सक्सेसफुली कर पाए तो कंग्रेचुलेशंस, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए। हम डेली करंट अफेयर्स का वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं।
प्लस हमने जो ऑप्शनल अपने चैनल पे शुरू किया है वो है सोशियोलॉजी। और अभी फिलहाल हमारी लक्ष्मीकांत बुक चल रही है पॉलिटी के लिए। जैसे ही ये खत्म होती है वी विल स्टार्ट सम अदर बुक जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।